हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू द यूट्यूब चैनल ऑफ भौतिक करियर क्लासेस। भाई सामान्य प्रबंधन का हमारा यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने सामान्य प्रबंधन को समझने की कोशिश की थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम लोग प्रबंधन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत अभिप्रेरणा पर बात करने वाले हैं। पटवारी में तो ये पहली बार जुड़ा है, लेकिन अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य प्रबंधन पूछा जाता रहा है उनके अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखेंगे तो वहाँ पर लगातार यहाँ से प्रश्न बनते रहे हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि इस कक्षा में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है, अर्थात अभिप्रेरणा एक परिचय। फिर अभिप्रेरणा के प्रकारों पर बात करेंगे। फिर अभिप्रेरणा का जो सबसे ज़्यादा प्रचलित सिद्धांत है और प्रीवियस ईयर्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत पर पूछे गए हैं, तो इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। और अंत में हम लोग बात करेंगे अभिप्रेरणा पर कुछ एमसीक्यूज़ की। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि अभिप्रेरणा एक्चुअली होता क्या है। देखिए, जो शब्द अभिप्रेरणा है इसमें प्रेरणा बाय डिफ़ॉल्ट छुपा हुआ है। प्रेरणा से अभिप्राय होता है किसी कार्य को करने की इच्छा। जैसे कि मुझे पानी पीने की इच्छा जगी और मैं उठ के अपना पानी पी लेता हूँ, है ना। मैं प्यासा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, तो ये भी एक प्रकार की मेरी प्रेरणा या ये कह लीजिए अभिप्रेरणा है। भूख लगने पर खाना खाना, ये भी अभिप्रेरणा है। कुछ लोगों की अभिप्रेरणाएं थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं और ऐसे लोग सुस्त व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं या रूम लेकर बाहर तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि शायद आपका कोई दोस्त हो या किसी आपके दोस्त का कोई रूममेट हो। उसको ऐसा होता है कि ठीक है, प्यास लग रही है पर अभी नहीं पीते, थोड़ी देर बाद पानी पी लेंगे। तो उनकी अभिप्रेरणाएं तुलनात्मक रूप से थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं। या ये कह लीजिए कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए भी व्यक्ति की अभिप्रेरणा कमज़ोर हो सकती है, लेकिन जिसकी अभी प्रेरणा किसी कार्य विशेष के लिए सशक्त होती है वो तत्काल प्रभाव से उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। तो हम जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा करी, अभिप्रेरणा जो है उसकी उत्पत्ति प्रेरणा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कार्य करने की इच्छा। कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए, जैसे पानी पीने की इच्छा, प्यास लगी, खाना खाने की इच्छा। अगर आगे और मैं उदाहरण इसमें जोड़ूं तो इसमें हो सकता है हमारा, जैसे मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है ना। तो क्रिकेट खेलने की जो मेरी इच्छा है वो भी मेरी अभिप्रेरणा कहलाती है। अभी तक हम लोगों ने जो बात करी वो थी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में। अगर किसी संस्थान के संदर्भ में अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि व्यक्ति में काम करने की इच्छा जागृत करना ही अभिप्रेरणा है। ये कम नहीं, काम करने की इच्छा जागृत करना ही अभिप्रेरणा, मतलब कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको किसी प्रकार से अभिप्रेरित करें या मोटिवेट करें, वो हमारा यहाँ पर अभिप्रेरणा कहलाता है। आगे हम लोग बात करेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार पर। देखिए, मैंने नीचे एक लाइन लिख रखी है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा प्रचलित है, आपने भी कई बार इसको पढ़ा होगा या इस पर बनने वाले वीडियो देखे होंगे, वरना राजकुमार राव साहब अपनी मूवी में हमारे सामने गाना भी छोड़कर गए थे। हम लोग जानेंगे कि कौन सी अभिप्रेरणा है, उससे पहले हमें समझना जरूरी है कि अभिप्रेरणा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। मूल रूप से दो प्रकार की अभिप्रेरणा पाई जाती है, जिसमें एक होती है हमारी सकारात्मक और दूसरी होती है हमारी नकारात्मक अभिप्रेरणा। अभी सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या है? देखिए, सकारात्मक अभिप्रेरणा जो है वो हमारी इच्छाएं एवं रुचि से संबंधित होती है। जैसे कि अगर और पहले डिटेल में इसको देखें तो मूल रूप से ये हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, जो कि रुचि एवं इच्छाओं से जागृत होती है। अभी जो मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, भूख लगने पर खाना खाना, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, या फिर मुझे प्यास लग रही है, मेरा पानी पीना, तो ये सारी की सारी अभिप्रेरणा जो है ये सकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। नकारात्मक शब्द सुनकर आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर आदमी कोई नेगेटिव काम करने के लिए प्रेरित हो रहा है, ऐसा नहीं। नकारात्मक अभिप्रेरणा से अभिप्राय है बाह्य कारकों से। अगर कोई अभिप्रेरणा आपके जीवन की ऐसी है जो बाह्य कारकों से प्रभावित है या किन्हीं बाहरी कारणों से आप कोई कार्य करने के लिए प्रभावित हो रहे हैं, तो वो नकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा पटवारी का नोटिफिकेशन आने पर पटवारी की तैयारी करना। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, वैकेंसी रेगुलर नहीं है। अगर मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एमपीएसआई, पटवारी, लेट से जेल प्रहरी,
ये तीनों की तीनों वैकेंसी अगर रेगुलर आ रही होती, मतलब हर साल अगर ये वैकेंसी निकल रही होती और तब आप ये सेलेक्ट करते कि नहीं मुझे पटवारी बनना है, तो फिर ये आपकी रुचि दर्शाता और इस संदर्भ में ये आपकी सकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती। लेकिन क्योंकि वैकेंसीज रेगुलर नहीं है और अभी आपके सामने सबसे पहले पटवारी का नोटिफिकेशन आया और इस वजह से आपको लगा कि चलो क्यों ना पटवारी की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा सेम है, तो आपने ये जो तैयारी करी ये बाह्य कारकों पर आधारित थी, आपके हाथ में ये नहीं था। इस वजह से ये आपकी नकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाएगी। नकारात्मक अभिप्रेरणा के पीछे जो कारण हो सकते हैं, जैसे मैंने सकारात्मक अभिप्रेरणा में आपको बताया कि रुचि एवं इच्छा होती है, इसी प्रकार से नकारात्मक अभिप्रेरणा में क्या क्या बातें आ सकती हैं। ये कोई दंड हो सकता है, पुरस्कार हो सकता है, ये किसी प्रकार का भय हो सकता है। यदि इन कारणों से आप कोई कार्य करने के लिए प्रभावित हो रहे हैं या कार्य कर रहे हैं तो वो आपकी नकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस इतनी चर्चा के बाद आप समझ गए होंगे कि जो ठुकरा के मेरा प्यार आगे की लाइनें आपने जोड़ ली होगी, मेरा इंतकाम देखेगी या मेरा इंतकाम देखेगा, है ना, लड़का लड़की एक समान। तो आप ये बता पाएंगे कि ये कौन सी अभिप्रेरणा है। कमेंट सेक्शन में अगर आप ये बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपनी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत पर। देखिए कई सारे मनोवैज्ञानिक ऐसे हुए जिन्होंने अभिप्रेरणा सिद्धांत को समझाया है, बताया है, लेकिन सर्वमान्य और सर्वप्रचलित जो सिद्धांत है वो मास्लो का है। प्रीवियस ईयर में क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछे गए इसलिए मैंने इस पर विशिष्ट जोर दिया है। मास्लो का जो सिद्धांत है उसे मास्लो पिरामिड या मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम कहते हैं। भाई आवश्यकता पदानुक्रम से अभिप्राय है, मास्लो ये कहता है कि जब इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो क्रम में होती हैं, मतलब सबसे पहले सबसे निचला क्रम, और जब इस आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी तभी वो ऊपर बढ़ता जाएगा और एक एक आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद वो सर्वोच्च आवश्यकता की ओर बढ़ेगा। इसी वजह से इसको आवश्यकता पदानुक्रम कहा गया है। चलिए देखते हैं कि मास्लो क्या कहता है और आवश्यकता पदानुक्रम में कौन कौन से क्रम आते हैं और उनका अर्थ क्या है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों ही आपके सामने रख दिए हैं। सबसे पहले आती हैं शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताओं में आपका रोटी कपड़ा मकान, अगर आसान भाषा में हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपकी सम्मिलित हैं रोटी कपड़ा मकान। मतलब इन शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। अगर वर्तमान संदर्भ में आप देखें तो ये बात आपके ऊपर लागू नहीं होती क्योंकि आपके माता पिता ने आपके लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर रखी है। इन चीज़ों के लिए आप अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो इन रोटी कपड़ा मकान के लिए किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार हों, जिनको रोज़ के खाने की उपलब्धता ना हो, वो इस प्रकार के कार्य फिर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा लेक्चर सुन पा रहे हैं, मेरी बात सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ आपके पास एक इंटरनेट का कनेक्शन है, आपके पास मोबाइल का कनेक्शन है, तो आप इस स्तर पे नहीं हैं, या फिर ये कह लीजिए कि ये आवश्यकताएं आपके माता पिता ने आपके लिए पूरी कर रखी हैं। दूसरे नंबर पर आता है हमारी, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और ज़रूरी आती है, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन या फिर हम लोग इसको प्रजनन कह लें, है ना, और इसको हम लोग इंग्लिश में सेक्स भी कह सकते हैं। जब इंसान की ये भौतिक फिजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकता या फिर फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती हैं, उसके बाद वो दूसरे स्तर पर चलता है और दूसरा स्तर हमारा कहलाता है सुरक्षा की आवश्यकता या फिर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। अब जो सुरक्षा की आवश्यकता है इसमें रोजगार, देखिए माता पिता ने रोटी कपड़े मकान की आवश्यकता आपकी पूरी कर दी है, लेकिन क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप में से अधिकांश लोग इस आपका जो आवश्यकता पदानुक्रम है वो यहाँ से शुरू होता है। ये वो आवश्यकता है, ये वो ज़रूरत है जो आपको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसी वजह से आपको परीक्षा की तैयारी करना चालू करा, है ना। एम्प्लॉयमेंट हो गया, इसी प्रकार से आपकी सेहत हो गई, आपकी प्रॉपर्टी हो गई या आपके कोई संसाधन हो गए। आपकी सुरक्षा की बात करें, ये भी इसमें आती है। अगर सुरक्षा की आवश्यकताओं को मैं और थोड़ा सा डिटेल में जैसे बताऊँ तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनकी आपूर्ति आपके पास स्वयंभू है। जैसे कि आप रोड पर स्वतंत्र घूम सकते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी की आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि घूमते वक्त आपको किसी प्रकार का डर है या घर से निकलते वक्त आपको कुछ सोचना पड़ रहा है क्योंकि पुलिस प्रशासन हमारे पास है। तो सेफ्टी नीड्स में से भी
कुछ आवश्यकताएं आपकी बाय डिफ़ॉल्ट पूरी होती हैं, है ना? इस बात को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। तीसरा जो पदानुक्रम हमारा आता है वो कहता है प्यार एवं संबंधों की आवश्यकता, मतलब नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंगनेस। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन की शुरुआत सीधा तीसरे आवश्यकता पदानुक्रम से होती है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना, करोड़ों अरबों खरबों रुपए के आसामी हैं, जिनकी शुरुआती दो ज़रूरतें उनके माता पिता ने पूरी कर रखी हैं, तो फिर उनका जो आवश्यकता पदानुक्रम होगा या किसी काम करने के लिए जब वो प्रेरित होंगे तो सीधा वो तीसरे स्तर से होंगे, जो कि कहता है प्यार एवं संबंधों की आवश्यकता। अब इसके अंतर्गत क्या क्या बातें सम्मिलित होती हैं? देखिए मित्रता, फ्रेंडशिप, आपका परिवार, सेंस ऑफ कनेक्शन। सेंस ऑफ कनेक्शन मतलब आप अगर आज मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ तो मैं ये कहता हूँ आप इंदौर में बैठकर तैयारी कर रहे हैं या मेरी बात आप कहीं और बैठकर सुन रहे हैं जो आपके गांव से दूर हैं, तो भी एक सेंस ऑफ कनेक्शन आपके अंदर बना रहता है। आप अपने परिवार को किसी माध्यम से नियमित तौर पर, या कह लीजिए अगर रोज़ नहीं तो हफ्ते में, महीने में एक आध बार उनसे बात हो ही जाती है। तो इंसान की ये तीसरी ज़रूरी आवश्यकता होती है जिसमें वो अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ या परिवार के साथ लगातार बात करना चाहता है, उनके साथ कनेक्शन में रहना चाहता है। इसको ऐसा कह लीजिए, ज़रूरत पड़ने पर दोस्तों के साथ पार्टी करना, किसी प्रकार का दुख होने पर परिवार के लोगों के साथ शेयर करना या दोस्तों के साथ शेयर करना, इस प्रकार की आवश्यकताएं हमारी तीसरे स्तर पर जाती हैं, जिसे हम प्यार एवं संबंधों की आवश्यकता कहते हैं। चौथा स्तर जो है वो है हमारा आत्मसम्मान की आवश्यकता। देखिए जब आपने नीचे की तीनों आवश्यकताएं पूरी कर ली, काफ़ी मेहनत करके आप यहाँ तक आ गए, उम्र के आप अगले पड़ाव तक पहुँच भी गए हैं जहाँ पर आपने एक ठीक ठाक अर्निंग कर ली है, तो अब इंसान चाहता है कि उसने जो भी कार्य करा है उसके लिए उसको रिस्पेक्ट दी जाए। इसमें सम्मिलित होती हैं आपकी रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ स्टीम, आपका स्टेटस, रिकग्निशन, आपकी स्ट्रेंथ। मतलब इंसान ये चाह रहा है कि अब उसने जो भी कार्य करा उसके बदले आप उसको रिस्पेक्ट दें। जैसे कि पिताजी अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने बेटा अगर आपके लिए सारी चीज़ें करी हैं तो ठीक है, और कुछ नहीं तो कम से कम हमसे जो बात करें वो बहुत अच्छे से करें। कोई पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्य करता है, इसने बहुत निचले स्तर से स्टार्ट करा और लंबे समय तक पार्टी की सेवा कर रहा है, 10 15 20 साल के बाद वो ये एक्सपेक्ट करता है कि अब पार्टी उसको कोई पद देगी। तो इस प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं वो आत्मसम्मान की आवश्यकताएं या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट रिक्वायरमेंट्स कहलाती हैं। आत्मबोध हमारा पांचवा स्तर है, जो कि लाइफ जब इंसान की ख़त्म होने लगती है या जब नीचे की चारों आवश्यकताएं वो पूरी कर लेता है तब वो यहाँ पर पहुँचता है। इसका अर्थ होता है डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। मतलब इंसान यहाँ पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रूप में देखना पसंद करता है। इसमें कुछ बातें जो सम्मिलित होती हैं वो होता है व्यक्ति का आत्मज्ञान, आत्मबोध कह लीजिए, नैतिकता, इस प्रकार की बातें यहाँ पर आ जाती हैं। देखिए इस आवश्यकता के इस पदानुक्रम तक हर कोई नहीं पहुँच पाता। जब तक नीचे की चार आवश्यकताएं आपकी पूर्ति नहीं होगी तब तक आप ऊपर नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये मास्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत है, जिसमें मास्लो ने कहा कि किसी व्यक्ति के कार्य करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ तक की चर्चा के बाद अब हम लोग चलते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार से अभिप्रेरणा पर या मास्लो का जो अभिप्रेरणा सिद्धांत है इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है हमारा, बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। हमने अभी बात करी कि बाह्य अभिप्रेरणा को हम लोग नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, और नकारात्मक अभिप्रेरणा का जो कारक होते हैं वो बाह्य कारक होते हैं। प्यास लगने पर पानी पीना, यह आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा या फिर सकारात्मक अभिप्रेरणा है। भूख लगने पर खाना खाना भी आपका उत्तर नहीं होगा। कोई खेल खेलना, मेरी रुचि है इसलिए मैं खेल खेलता हूँ, तो ये भी उसका कारण नहीं होगा। ऑफिस में अतिरिक्त समय कार्य करना, ये आपका सही जवाब होगा। और ये सही जवाब क्यों होगा? क्योंकि देखिए ऑफिस में मैं अतिरिक्त समय कार्य कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे किसी प्रकार का भय हो, बॉस ने कहा हो कि नहीं एक्स्ट्रा टाइम काम करो वरना नौकरी से निकाल दूंगा, या मैंने कोई गलती करी हो, या ये हो सकता है मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ एक्स्ट्रा पैसों के लिए, है ना, एक्स्ट्रा मनी के लिए अगर मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ तो वो भी इसमें सम्मिलित है। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण जो है वो डी है, ऑफिस में अतिरिक्त समय कार्य करना। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, सकारात्मक अभिप्रेरणा के कारक। वो कौन से कारक हैं जिनकी वजह से सकारात्मक अभिप्रेरणा जन्म लेती हैं? देखिए हमने देखा था रुचि, इच्छा,
ये दोनों ही सकारात्मक अभिप्रेरणा के कारक हैं। पुरस्कार जो है वो नकारात्मक अभिप्रेरणा का कारक है, इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। तो इस केस में हम लोग ऑप्शन डी चूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग कहेंगे कि ए एवं बी दोनों हमारे सकारात्मक अभिप्रेरणा के कारक हैं। आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक अभिप्रेरणा का कारक यहाँ पर हमसे पूछा गया है। देखिए, नकारात्मक अभिप्रेरणा में हमारा भय भी आता है, दंड भी आता है, पुरस्कार भी आता है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है, जिसमें उपरोक्त सभी आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है मास्लो का जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो हमने जैसा कि अभी पढ़ा था कि उसको मास्लो का पिरामिड या मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम हायरार्की ऑफ नीड्स कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, आवश्यकता पदानुक्रम या फिर हायरार्की ऑफ नीड्स। मास्लो कौन थे? अगला बहुविकल्पीय प्रश्न है हमारे सामने, मास्लो कौन थे? देखिए, जिस प्रकार से ये थ्योरी है तो हम ये समझ सकते हैं कि मनोविज्ञान की थ्योरी है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं मास्लो बेसिकली एक मनोवैज्ञानिक थे। मास्लो अमेरिका में एक मनोवैज्ञानिक के पद पर लंबे समय तक उन्होंने कार्य करा है। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या है जो दैहिक आवश्यकताओं में सम्मिलित नहीं है। देखिए, दैहिक आवश्यकताओं की मैं बात करूं, जिसको हम लोगों ने फिजिकल नीड या फिर फिजियोलॉजिकल नीड दोनों ही कह सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों शामिल हैं। सामाजिकता जो है वो इसका सही जवाब होगा कि ये दैहिक आवश्यकताओं में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि सामाजिकता जो है वो तीसरे स्तर पर आएगा, है ना, जिसमें हमने देखा था अभी कि अपने दोस्तों से, दोस्त परिवार के साथ लगातार संपर्क में बना रहना या उनकी आवश्यकता महसूस होना, ये हमारा तीसरा स्तर कहलाता है। अगला प्रश्न है, मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत में कुल कितने चरण होते हैं। आसान सा प्रश्न है, कुल 5 चरणों की अभी हम लोगों ने बात करी है, तो इसका उत्तर बनेगा 5। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत के चौथे चरण को किस नाम से जाना जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये याद रहा होगा। याद ना रहा हो तो एक बार देख लीजिए, वापस पिरामिड आपके सामने है। देखिए, 1, 2, 3 और 4, चौथा चरण जो था हमारा वो था आत्मसम्मान की आवश्यकता या सेल्फ रिस्पेक्ट रिक्वायरमेंट, जिसमें हमने चर्चा करी थी कि एक व्यक्ति अपना स्टेटस की मांग करता है, रिस्पेक्ट की मांग करता है, सेल्फ एस्टीम की बात करता है। तो ये बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, आत्मबोध निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। आत्मबोध में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है हमने अभी देखा था कि 5th स्टेज पर 5वें चरण में आता है और उसमें आत्मज्ञान सम्मिलित होता है, नैतिकता सम्मिलित होती है, रोजगार उसमें शामिल नहीं है। तो ये बनेगा हमारा सही जवाब कि भाई रोजगार इसमें सम्मिलित नहीं होता, क्योंकि रोजगार हमने देखा था आवश्यकता पदानुक्रम का जो द्वितीय स्तर है, सेकंड स्टेज है, उसमें शामिल होता है। तो आज की चर्चा हमारी यहीं तक। मैं फिर आपके लिए कुछ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आऊँगा। बने रहिएगा हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। थैंक यू सो मच।